साथी मिल गए। तो हमने पूछा कि क्या होने वाला है चुनाव में। उन्होंने कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार चुनाव। फिर जब भोपाल एयरपोर्ट पे लैंड किया तो वहां के एक दो सफाई कर्मी दलित समाज के साथी हमको पहचान लिए और बोला जिग्नेश भाई जय भीम। मैं बोला भोपाल में कहां से जय भीम आया? तो बोले आप गुजरात से हैं, हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में और इसीलिए आपको जय भीम कहा। मैंने बहुत बढ़िया, आपको भी जय भीम। ये बताइए मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है? उन्होंने भी कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पूरे रास्ते में जहां पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, जिनसे भी बात किया सभी ने मानो कि मूड बना लिया हो। और इसीलिए मैं आप तमाम मोरगढ़ी और हरदा वासियों को आने वाले चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसकी एडवांस में अग्रिम बधाई देने के लिए आपको यहां पर आया हूं। साथियों, पिछली बार भी यहां कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी थी। आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के वोट के कारण। लेकिन जो लोग कोरोना में आपको दवाई देने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके पास कोरोना में आपको देने के लिए बिस्तर नहीं था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों को 25-25 करोड़ खर्च करके आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार को तोड़ा है। और इसीलिए इस चुनाव में केवल वोट नहीं देना है, इस चुनाव में कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वोट देने के साथ साथ भाजपा के गाल पर जमकर चांटा भी जड़ना है। ये कहने के लिए आपके बीच में आया है। आज साथियों, आप ज्यादातर लोग गरीब समुदायों से, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई आदिवासी है, कांग्रेस पार्टी के सिपाही वरिष्ठ नेता भी है। हम लोग देख रहे हैं कि आज इस मुल्क में आरएसएस और भाजपा बड़े बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि हर कीमत पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, जो सबसे बड़ा कानून है, वो संविधान खत्म किया जाए। तो क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि यही संविधान है जिसने आदिवासी को, जिसने दलित को, जिसने गरीब को, जिसने पसीना बहाने वाले मजदूर को आत्मसम्मान दिया। यही वो संविधान है जिसने एक कमल जैसे लोगों के सामने सीना तान कर खड़े रहने का आपको साहस दिया। और ये जब संविधान लिखा गया तब आरएसएस के मनुवादी लोगों ने ये कहा, और मैं अपनी घर की बात नहीं कह रहा हूं, दस्तावेजों में है, किताबों में ये बात कैद है, ये कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मनुस्मृति चाहिए। जिस मनुस्मृति में लिखा है कि आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को कुचला जाए, ये मनुस्मृति का संविधान चाहते हैं। इन लोगों ने बेशर्मी के साथ किसी जमाने में यहां तक कह दिया कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। ये उनके असली संस्कार है। और आज जब संविधान के ऊपर हमला है, जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया, तब सबसे पहले जवाबदारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की, मजदूरों की, मजलूमों की, कि हर कीमत पर हमें भारत के संविधान का रक्षण करना है, इस संविधान को हमें बचाना है। यही वो संविधान है जो कहता है कि मुकेश अंबानी का भी एक वोट होगा और मोरघड़ी के मजदूर का भी एक वोट होगा। ये हमको समझ दिया। और ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। और हमारी जो विविध परंपराएं है, ये बड़ा कमाल का मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इस मुल्क में अनगिनत जातियां हैं, बहुत से धर्म के लोग हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान हम लोग कहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत मां के 4 सिपाही हैं। ये सभी लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई।
ये सभी लोगों ने, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, विविध कपड़े, विविध वेशभूषा पहनने वाले, विविध भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग बोलियां बोलने वाले सभी लोगों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और इस मुल्क को आजादी दिलवाई। और ये जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब मोदी जी जिसकी विचारधारा में यकीन करते हैं, शिवराज मामा जिस आरएसएस की विचारधारा में यकीन करते हैं, ये आरएसएस के लोग कहां थे? याद रखिएगा, ये आरएसएस के लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ भी नहीं थे। ये आरएसएस के लोग ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी नहीं थे। ये आरएसएस के लोग आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस के साथ भी नहीं थे। और ये आरएसएस के लोग गांधी और सरदार और कांग्रेस के साथ भी नहीं थे। ये लोग स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे थे। ये गद्दार लोग हैं और यही गद्दार लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचला जाए, उसको खत्म किया जाए। जब 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूले, तब उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, यतीन्द्रनाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, ये तमाम युवा 20, 22, 25, 26, 27 साल के क्रांतिकारी उनके साथ आंदोलन में थे। एक क्रांति खड़ी करना चाहते थे। इन लोगों की जासूसी आरएसएस वाले करके उसकी सूचना अंग्रेजों को देने का काम करते थे। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दारों को पहचानो। इनको संविधान से तो नफरत है ही है, लेकिन 52 साल तक हमें इस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा। एक एक बहनों तक, माता तक, बच्चों तक, विद्यार्थी तक, देश के कोने कोने में ले जाना पड़ेगा इस बात को। कितने साल? 52 साल तक भारत का तिरंगा इन लोगों ने लहराया नहीं। स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ गद्दारी की। और न केवल इतना, तिरंगा में जो 3 रंग है, ये बहुत ही मनहूस है, ऐसा आरएसएस के लोग कहते थे। और उसी की पैदाइश आज भाजपा दिल्ली में सत्ता के स्थान पर बैठी है। तो साथियों, हम तमाम लोगों को सलाम करना पड़ेगा स्वतंत्रता के आंदोलन के सिपाहियों को। हम तमाम लोगों को सलाम करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने 3 साल तक संविधान सभा में डिबेट करके आधुनिक दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको दिया। जिन लोगों ने साथ में मिलकर तिरंगे का रंग चुना, उन तमाम लोगों को इस मंच पर से मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन आज कुछ लोग बड़े नौटंकी करने में लगे हैं। जैसे ही 26-27 पॉलिटिकल पार्टी एक होकर मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ टीम इंडिया बनाकर खड़ी हो गई और उनको लगा कि अब की बार छक्के छूटने वाले हैं, अब की बार पसीना आने वाला है, तब जिस प्रकार से भारत छोड़ो यात्रा को गाली देते थे, जिस प्रकार से भारत के संविधान से नफरत करते थे, और उसी प्रकार से ये टीम इंडिया को भी नफरत करते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब टीम इंडिया बन चुकी है तो लिख के रखिए, 2024 में, पहले 2023 में शिवराज मामा को भी टाटा गुड बाय करेंगे और उसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी को भी टाटा गुड बाय करने वाले हैं। जैसा ही टीम इंडिया बना, मोदी जी को राखी के दिन बहनों की याद आ गई और 1100 रुपये का सिलेंडर 200 रुपया कम कर दिया। तेल महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा, दवाइयां महंगी, बच्चों की शिक्षा महंगी, एक एक चीज में भयंकर महंगाई। किराना महंगा, मोलगाड़ी से हरदा जाना है तो भाड़ा महंगा, एक एक चीज में भयंकर बेरोजगारी, महंगाई। और इस महंगाई के जरिए आपकी जेब में से हर महीने 5,000, 8,000, 10,000 छीन लो और फिर बोलो मैं आपको 2,000 रुपये देने वाला हूं मेरी लाडली बहन। इन नौटंकी बाजों को पहचानो। मोदी जी बहनों को बहुत याद करते हैं। गैस का सिलेंडर का दाम राखी के दिन कम किया, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग दलित, आदिवासी, गरीब तबके के लोग हैं। याद करिए उस दिन को जिस दिन मणिपुर में
आदिवासी समाज की बहन के साथ क्या हुआ, उसके कपड़े निकालकर उसको निर्वस्त्र करके मणिपुर की सड़कों पर जब घुमाया जा रहा था, तब 56 इंच के सीने वाला मोदी एक शब्द नहीं बोला है। इस बात को याद रखिएगा। आप मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारा लगाते हैं यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, ये कहते हैं। लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी समाज की एक बेगुना बहन को उसके कपड़े उतारकर जब सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया, तब मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। इस बात को मेरे आदिवासी भाइयों आपको याद रखना होगा। इस नौटंकी को, इस नाटक को आपको समझना होगा। आए दिन यहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं और मोदी जी यहां आए और संत रविदास का नाम लिया। रविदास जी को याद करते हुए कहा हम यहां 100 करोड़ का रविदास जी के नाम पर मंदिर बनाएंगे। मोदी जी, ऊना में जब गुजरात के ऊना में दलितों को मारा तब भी आपने नाटक किया था और ये कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन उसके बावजूद दलित के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म कभी बंद नहीं हुए। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम संत रविदास जी के नाम पर मंदिर नहीं, संत रविदास जी के नाम पर यूनिवर्सिटी खड़े करेंगे ताकि आने वाले पीढ़ियां उसमें पढ़ पाए। और संत रविदास जी का ही कहना है, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी को 2 वक्त की रोटी मिले और एक समान रोटी मिले। और मोदी जी की सरकार में क्या हो रहा है, मुकेश अंबानी नाम का एक आदमी 27 साल की बिल्डिंग में रहता है, लेकिन जिस दलित और आदिवासी मजदूर के खून और पसीने से उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, वो हरदा की, भोपाल की, इंदौर की, मुंबई की, अहमदाबाद की, दिल्ली की सड़कों पर नंगा सोया पड़ा है। इसके लिए तो बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, इसके लिए तो 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने बलिदान नहीं दिया था। शिवराज सिंह, मेरे पहले के साथी ने बताया, 18 साल तक कभी कोई बहन की याद नहीं आई। मेरी बहनों और माताओं आपको कहना चाहता हूं, 18 साल तक ये मामा जो पूरे मध्य प्रदेश को मामू बना रहा है, उसको 18 साल तक बहनों की याद नहीं आई। और अब की बार जब लगा कि सत्ता हाथ से फिसल रही है तो लाडली बहना योजना लेकर आ गए। लेकिन उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से नौटंकी तो आप सीख लिए, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए, जब सीबी आप गए थे सितंबर के पहले सप्ताह में और उसके 10 दिन पहले सीबी में 17 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची पर बलात्कार हुआ, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी आंखें फोड़ डाली, तब आपको लाडली बहन नहीं याद आई? उस बहन में आपको लाडली बहन नहीं दिखी। और इसीलिए गुजरात से चलकर पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को, माताओं को यह कहने के लिए आया, इस बात को समझ लिए, महीने का 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, कुछ भी दे, हम हमारे आत्मसम्मान का सौदा करने वाले नहीं। और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, हर कीमत पर बनेगी, और हम लोग बहनों को आर्थिक सहयोग भी देंगे और आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी करेंगे। वो पैसा किस काम का, वो आर्थिक सहयोग किस काम का, जो हमारी बहू बेटियों को, बच्चियों को आत्मसम्मान और सुरक्षा दे पाए। ऐसे पैसों की हमको जरूरत नहीं। और मैं गुजरात से जब निकल रहा था तब यहाँ के कुछ दोस्तों से बात हुआ, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, और मैंने जो एक एक चीजों के बारे में पढ़ा है, आदिवासी समाज की एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक आदिवासी भाई बैठा है, उसके माथे पे आप पेशाब कर रहे हो, भाजपा का नेता,
ये भारत का संस्कार हो सकता है? मोदी जी इतना दुनिया में घूमते हैं तो कभी कोई पत्रकार सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? इससे भारत की आबरू नीलाम हुई है। उसने हमारे आदिवासी अस्मिता और गौरव को ठेस पहुंचाई है और इसका जवाब आपको चुनाव में देना पड़ेगा। क्या हम लोग इतने कमजोर हैं, इतने गए गुजरे हैं? हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, हमारी जीवन का कोई मतलब नहीं है? क्या आदिवासी समाज के भाई के ऊपर एक व्यक्ति खुलेआम पूरा मुल्क, पूरी दुनिया देख रही हो, कोई पेशाब करे और हम लोग क्या खामोश रहेंगे? इस बात का चुनाव में आपको करारा जवाब देना पड़ेगा। दलित समाज के व्यक्ति, उसके साथ क्या हुआ? उसके चेहरे के ऊपर मैला फेंक दिया। आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसके चेहरे के ऊपर पेशाब फेंक दिया। हे मध्य प्रदेश के दलितों, आदिवासियों, एक हो जाओ। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप यदि एक हो गए तो शिवराज सिंह जैसे कई शकुनी और कई लोगों को हम लोग ठिकाने लगाएंगे। और हरदा में मैं कब से सुन रहा हूं, एक व्यक्ति इतने 20 सालों से आपके ऊपर राज कर रहा है। इतनी चर्बी किस बात की चाहिए भाई? हम लोग तुम्हारे मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस बात को समझ लो, यहाँ का नेता जो यहाँ मंत्री बन के घूम रहा है और उसका बेटा फोन करके किसी को मां बहन की गाली दे रहा है, आप खामोश रहेंगे? आप खामोश रहेंगे? यदि मैं गलत नहीं तो यहां तक कहा था उसने फोन करके कि बलात्कार किया जाएगा। ये भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? वो गाली जिग्नेश भाई इसमें से दी थी कि उनकी मिसेस श्रीमती रेखा पटेल के 36,000 का कर्ज माफ कमलनाथ जी ने किया था। कितने का? तो एक डिबेट थी तो उसमें मैंने, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफ नहीं किया, तो मैं लिस्ट निकाल के ले गया था तो उनमें उनकी मिसेस का 36,000 कालातीत मतलब पुराना डिफॉल्टर माफ किया था। वो मुझे तो नहीं, सुखराम भाई को जरूर मां बहन की गाली जरूर बोलने दी क्योंकि वो गरीब था इसके लिए। साथियों, मान के चलिए दलील के तौर पे कि हमारे साथी ने जो कहा वो गलत कहा। आपने तो सही कहा था। हमारा ये कहना कि मान के चलिए गलत कहा था, तब भी किसी नेता के बेटे की ये औकात कि फोन करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे और पूरा मोरगढ़ी और पूरा हरदा, हम लोग क्या चुप रहेंगे? इस चुनाव में जवाब दो। ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो शोषण हो रहा है, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, उस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे हरदा के लोग एक हो जाओ। कांग्रेस पार्टी डंडे की चोट पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी और जिसका भी घमंड है उसका घमंड चकनाचूर करेंगे। और इस बात को कहना चाहता हूं, वो हरदा का भाजपा का नेता हो, शिवराज सिंह हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, याद रखिए घमंड और अहंकार तो राजा रावण का भी उतरा था, तुम्हारा भी घमंड करने वाला है। और पत्रकार साथियों, कल के अखबार का हेडलाइन दे रहा हूं, कमल पटेल हो या कमल का फूल हो, दोनों इस बार मुरझाने वाले हैं। इस बात को समझ लो, क्योंकि जनता ने भी पहचान लिया है। सड़क नहीं, मैं यहां आया हरदा से, सड़क नहीं है ठिकाने वाली, बिजली का ठिकाना नहीं है, स्कूल कोई है, कोई बढ़िया स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई बड़ा अस्पताल। यहां से किसी प्रेग्नेंट महिला को हरदा लेकर जाना हो या इंदौर या भोपाल लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो 20 साल से क्या कर रहे हैं? मंजीरा बजा रहे हैं? क्या कर रहे हैं 20 साल से? सड़क का ठिकाना नहीं, बिजली का ठिकाना नहीं, शिक्षा का ठिकाना नहीं, रोजगार का ठिकाना नहीं। आज अभी मैं देख रहा था, किसी ने मुझे एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया, आदिवासी समाज के, भील समाज के एक साथी को गोली मार दी। सुनिएगा तमाम लोग, भील समाज के
अपने एक भाई को केवल इसलिए गोली मार दी कि उसके खिलाफ क्या इल्जाम था? लकड़ा चोरी किया है। लकड़े की चोरी के कारण एक दलित को, आदिवासी को छाती में गोली मार दोगे और आप खुद 250 घोटाले किए हो, उसका जवाब क्या? कितना घोटाला हुआ है शिवराज जी के शासन में? 250 से ज्यादा घोटाले। और ये जो व्यापम का घोटाला हुआ, ये भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा घोटाला है जिस घोटाले के साथ जुड़े हुए 100 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ। हमारे गुजरात में भी किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को मोदी जब मुख्यमंत्री थे बहुत लूटा, बहुत घोटाले हुए, बहुत करप्शन हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन किसी भ्रष्टाचार के मामले में 100 लोगों की हत्या कर दी जाए, ऐसा तो कभी दुनिया में सुनने को नहीं आया। तो हम तमाम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, इस बाबतों को, इन चीजों के ऊपर आप गौर फरमाइए। ये आपके जीवन का सवाल है। मैं तो कभी कभार गुजरात से आपके बीच में भाषण करने के लिए आऊंगा, कभी आपको मिलने के लिए आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी यहाँ बिरसा मुंडा का स्टैच्यू लगाएगी तो स्टैच्यू को सलाम करने के लिए आऊंगा। लेकिन सवाल आपके जीवन का है, सवाल आपके जीवन का है। जिस सरकार ने आपका पेट्रोल डीजल महंगा किया, जिस सरकार ने आपका गैस का सिलेंडर महंगा किया, जिस सरकार ने अस्पताल महंगे किए, दवाइयां महंगी की, बच्चों की फी महंगी की, उसी सरकार को गलती से यदि आप लाए तो उसका केवल एक मतलब होगा, आ बैल मुझे मार। उसका मतलब होगा हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चढ़ा रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले पटवारी का घोटाला निकला, हर एक चीज में घोटाला। यहां मैं सुन रहा हूं कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं, ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं जहां 50% तक की घूस भी न जाती हो। 50% दोगे तभी आपका काम होगा। और फिर कहते हैं कि भारत माता की जय। इनके चरित्र को पहचानो। ये एक नंबर के भ्रष्ट, हत्यारे और लंपट बलात्कारियों की पार्टी है। ये वो लोग हैं, ये वो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जिन्होंने बलात्कार करने वाले लोगों के समर्थन में उनके साथ खड़े रहकर रैलियां निकाली है और फिर आपको और हमको कहते हैं भारत माता की जय। इनको पहचानो। क्या कहा था मोदी जी ने? हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार तो भूल जाइए, उल्टा कोरोना के संक्रमण काल के दौरान इस मुल्क के 4 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। पटवारी की परीक्षा में करीब करीब 14 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया, उसमें से 11-12 हजार लोगों ने एग्जाम पास किया। और जब नतीजा आया तो पता चला जिसको मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं वो भी पता नहीं। ऐसे एक ही जिले के, एक ही तहसील के, एक ही सेंटर के लोग लगातार परीक्षा पास कर रहे हैं। ऐसे 16 लोगों ने विकलांग कैटेगरी में परीक्षा पास की, जो 16 लोगों का एक साथ कहना है कि कान में सुनाई नहीं देता है। साथियों, आपका बेटा, आपकी बेटी कितनी भी पढ़ाई करे, लेकिन यदि ये घोटाले रुकने वाले नहीं तो आपके बेटों और बेटियों का, युवक युवतियों का कोई भविष्य नहीं। आज मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के दौरान कम से कम 40 परीक्षाओं में भर्ती घोटाले हुए। कितने? 40। कम से कम 5 से 10 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। ये लोग आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे और ये लोग आपके बेटों के हाथ में, ये आरएसएस और भाजपा वाले
आपके बेटों के हाथ में तलवार और त्रिशूल देंगे और कहेंगे कि लड़ो, और उनके खुद के बेटों को प्रदेश में भेजेंगे, कहे कि तुम लंदन में पढ़ाई करो। उनके दामाद को, अपने बहनोई को, अपने साड़ू भाई को बड़े बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आपके हाथ में देंगे तलवार और त्रिशूल। हमको कहना है, हमें हमारे हाथ में बिरसा मुंडा का फोटो चाहिए, हमें हमारे हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चाहिए, हमें हमारे हाथ में कलम चाहिए, तलवार और त्रिशूल नहीं चाहिए। और आज जब आपके बीच में गुजरात से चलकर आया हूं, तब एक बात कहकर जाऊंगा और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। अब तमाम लोग इस बात को याद रखिएगा, आने वाले दिनों का इतिहास आपको और हमको सवाल पूछने वाला है। ये सवाल पूछेगा कि जब सीधी में आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया, जब सीधी में 17 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी आंखें फोड़ दी, जब दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, तब आप मोदी और मामा की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे कि नहीं? ये सवाल आपको इतिहास पूछने वाला है। मैं ऐसा मानता हूं। युवा साथियों, आपको खास कहना चाहता हूं, ये फांसीवाद का दौर है, ये आरएसएस और भाजपा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का वक्त है। यदि इस परिस्थिति में भी आपने मोदी की पुलिस की एक लाठी नहीं खाई, तो आपकी जवानी का कोई मतलब नहीं। यदि इस परिस्थिति में भी आपने मोदी और शिवराज मामा की पुलिस की लाठी नहीं खाई, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, 2-4 दिन जेल में नहीं रहे, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। साथियों, उठ खड़े हो जाओ। इस मुल्क का दलित और आदिवासी कौन है? मजदूर है, अपना खून और पसीना बहाता है, केमिकल की फैक्ट्रियों में है, ईंटों के भट्ठों में है, कंस्ट्रक्शन की साइट में है, खेत खलियानों में है, माइनिंग में है। ये सारा निर्माण हम लोगों ने किया है, हमारे एक खून और पसीने से भारत का निर्माण हुआ है, और हमको डरा रहे हो? ए मामा, तेरे जैसे बहुत दिखे, ए मामा, तेरे जैसे बहुत दिखे। और मोदी और मामा दोनों की घर वापसी करो, यही इस दौर का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगे। साथियों, आखिर में आप तमाम लोग, इतनी गर्मी, इतनी बारिश, उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हैं। आप तमाम लोगों को आखिर में एक ही अपील करता हूं, जब चुनाव आए ना, तब कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी है, अपना भाई है, अपनी बहन है, ये मानकर काम करना। जब चुनाव आए, तब ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की चापलूसी करते हैं, उनके तगड़े छाटते हैं, ऐसे लोग आपके बीच में गुलाबी रंग की 2000 की नोट लेकर आएंगे। तब उनको कहना कि दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान है, आदिवासी है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, लेकिन तुम्हारे 2000 रुपए के नोट की खातिर हम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने वाले नहीं। ये बात बनती की चोट पर है। और आपकी आंखों में वो जब देखेगा कि आदमी खरीद नहीं सकते, तब उसको पूरा मौसम पता चल जाएगा। और मैं कह रहा हूं, थोड़ा मौसम मैं भी देख रहा हूं, धीरे धीरे हरदा का, मोरपुरी का मौसम बदल रहा है। देखो, बारिश भी हो रही, और आप इसी एकता को, इसी मुस्कान को, इसी स्पिरिट को, इसी भावना को बनाए रखिए। बड़े तगड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और कम से कम 1.5-2 लाख तक के आदिवासी दलित समाज के जंगल जमीन के पट्टे जो पेंडिंग है, उस एक एक पट्टे का निकाल का काम होगा, एक एक पट्टे का निकाल का काम होगा। तो साथियों, आप तमाम लोग मेरी बात को सुने। मुझे गुजरात से यहाँ आमंत्रित किया, ये साथी चाहते हैं कि घोटालों का लिस्ट में पढ़ूं। मैं और एक बार कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब और शिवराज सिंह चौहान साहब कहते हैं कि आजादी का अमृत काल चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा मोरगढ़ी की इस धरती से कि आजादी का कैसा अमृत काल चल रहा है। एक
आदिवासी भील समाज के व्यक्ति को लकड़ी की चोरी के इल्जाम में उस पर गोली मार दी जाती है, और दूसरी तरफ कितनी चोरी, कितना घोटाला, पोषण आहार घोटाला 15,000 करोड़, आंगनवाड़ी नल जल घोटाला 9,500 करोड़, शाला त्यागी बालिका घोटाला 1,000 करोड़, मिड डे मील का घोटाला 12,000 करोड़, गणवेश का घोटाला 600 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान का घोटाला 2,000 करोड़, 100 करोड़ का घोटाला स्मार्ट क्लास का, व्यापम का घोटाला 10,000 करोड़, कौशल विकास योजना का घोटाला 3,000 करोड़, पैरा मेडिकल छात्रवृत्ति का घोटाला 2,500 करोड़, नर्सिंग का घोटाला 2,000 करोड़, पटवारी भर्ती योजना का घोटाला 800 करोड़, बिजली का घोटाला 90,000 करोड़, जल जीवन मिशन का घोटाला 10,000 करोड़, आरटीओ का घोटाला 25,000 करोड़, टोल घोटाला 15,000 करोड़, शराब का घोटाला 80,000 करोड़, अवैध खनन का घोटाला 50,000 करोड़, ई टेंडर का घोटाला 3,000 करोड़, सीमेंट निर्माण का घोटाला 11,000 करोड़, 11,000 करोड़। आप सोचिए, ये पैसा जो आपका लूटा है वो मोदी जी की जेब का नहीं, आपके हमारे जैसे गरीबों का, कमजोरों का, मजदूरों का खून और पसीना। इसका हिसाब यदि आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम करता हूं और यही कहूंगा, यहाँ का नेता जो बहुत हिटलर शाही कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इस बात को याद रखिएगा। और कोई भी गुंडा और बदमाश हो उसको कह दो, ये धरती अपने आप की नहीं किसी के बाप की। जय भीम, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको पूरी ताकत के साथ कहना है, जीतेंगे, कहेंगे ना, लेकिन दोनों हाथ खड़े करके ऐसे लड़ेंगे। ये आवाज तो हरदा भी नहीं जाएंगी, भोपाल पहुंचा नहीं भाई। लड़ेंगे, मैं कहूंगा ये धरती अपने आप की, आपको कहना है नहीं किसी के बाप की। समझ जाएगा वो कमल तुम्हारा समझ जाएगा। ये धरती अपने आप की, ये धरती अपने आप की, ये धरती अपने आप की, इंकलाब, इंकलाब। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे।